हेलो एंड नमस्कार सभी को। आज हम करने वाले हैं सम रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पार्ट 1। तो इसका पहला पार्ट में हम करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि चैप्टर के होंगे, सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। बीच में से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, वो हम करने वाले हैं। उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे थोड़े और कन्वर्जन्स देखेंगे उसमें और बाकी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। Although chlorine is an electron withdrawing group, yet it is ortho-para directing in electrophilic aromatic substitutions. Why? तो क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो क्लोरीन है हमारे पास, हम जानते हैं उसके पास होते हैं पूरे 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में, ठीक है। आउटर मोस्ट इसके जो शेल रहती है उसमें इसके पास रहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसीलिए Cl नेगेटिव साइन भी आता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के बन जाता है स्टेबल, यानी कि Cl नेगेटिव स्टेबल हो जाता है। सो क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और हम जानते हैं जो भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। तो जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। बट क्लोरीन के साथ ऐसा नहीं है। तो क्लोरीन जो होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, एरोमेटिक में, वो भी अगर यानी कि बेंजीन के साथ है हमारे पास, जो क्लोरीन है बेंजीन के साथ है, तो ये ऑर्थो एंड पैरा में ही क्यों डेंसिटी बढ़ाता है, ऐसा पूछ रहे हैं ये। ओके तो हम तो जानते हैं पहले तो कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट यहाँ लगा हो और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचे तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो हम उसे बोलते हैं -I इफेक्ट। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो -I इफेक्ट शो कर रहा है। तो वो बेंजीन से अपना एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा होगा क्योंकि Cl के पास तो ऑलरेडी हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 7 में से एक उसने कहाँ से लिया है, बेंजीन से लिया है। तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो उसने बेंजीन से एक इलेक्ट्रॉन लिया और -I इफेक्ट को शो किया कि वो अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहा है, बेंजीन से लेके जा रहा है, ठीक है। ये हमें -I इफेक्ट भी शो कर रहा है, कौन, क्लोरीन की वजह से। तो क्लोरीन के -I इफेक्ट शो करने से तो ये तो मैटर डायरेक्टिंग होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम जानते हैं जब ये रेजोनेंस करता है बेंजीन, तभी जो क्लोरीन के लोन पेयर्स दिखते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में, है ना। पहले यहाँ पर आते हैं और पार्शियल डबल बॉन्ड बनाते हैं, फिर आते हैं वो ऑर्थो पोजीशन में, फिर आते हैं ये पैरा पोजीशन में, और फिर से ये आते हैं ऑर्थो एंड फिर आते हैं पैरा पोजीशन में। तो ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको रेजोनेंस, ये कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, दिखा रहा है ऑर्थो में और पैरा में। तो ये जो ऑर्थो एंड पैरा में ये पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर +R इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। +R इफेक्ट दिखाई देने के वजह से तो क्या होगा, जो भी इनकमिंग हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन सी पोजीशन में जाएगा, एक बार ऑर्थो में और एक बार पैरा में, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसने कहाँ बढ़ाई है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में। अगर ये मेटा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता तब इसे हम क्या कहते हैं, मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं। बट ये रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से +R इफेक्ट, ध्यान से देखिए, +R इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शन में ये जो भी इलेक्ट्रोफाइल है उसे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में ही लगाएगा, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बट +I इफेक्ट जो होता है उसके +R इफेक्ट से ज़्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है। वो अपना इलेक्ट्रॉन तो खींच पाएगा मगर जो उसका रेजोनेंस इफेक्ट है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, वो -I इफेक्ट को भी ओवरकम कर जाता है। और इसके वजह से जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आता है वो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में जाता है। इसीलिए हम क्लोरीन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी किसी को समझाना है या फिर पेपर में आपको लिखना है तो आप सिंपल ये लिखेंगे, जो क्लोरीन का -I इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है किसके आगे, +R इफेक्ट के आगे, क्योंकि जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो इतना ज़्यादा होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बनती है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में। तो यही लिखा हुआ है, द -I इफेक्ट ऑफ क्लोरीन विड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेगा। बट कन्वर्सली Cl डोनेट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द एरोमेटिक रिंग। तो Cl के जो लोन पेयर होता है वो कहाँ जाएंगे, एरोमेटिक रिंग में जाएंगे, कहाँ पे, रेजोनेंस में।
एंड हेंस इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। और जब इसका रेजोनेंस होता है तो हमने देखा है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनती है। एंड दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट ऑफ Cl इन क्लोरोबेंजीन। तो उसके वजह से, किसकी वजह से होता है ये होता है प्लस आर इफेक्ट की वजह से, तभी ये ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में जाता है ऑफ क्लोरीन के ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में जाता है। जो क्लोरोबेंजीन है उसके ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में जाने की वजह से ये क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट को ओवरकम करता है, विच ओवरकम्स माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। ओके, तो ये था। अगर आपको पूछना है, अगर कोई बताता है आपको कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है फिर भी मेटा में क्यों नहीं है, ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों नहीं है, ऑर्थो पैरा है, तो आप ये रीज़न देंगे। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। डाइपोल मोमेंट जो है क्लोरोबेंजीन का, दोनों का स्ट्रक्चर बनाइए तब आपको आंसर समझ में आ जाएगा। क्लोरोबेंजीन का जो है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, हेक्साइल बोला है यहाँ पे, यानी कि यहाँ बेंजीन रिंग नहीं होगी, बिना बेंजीन रिंग वाला साइक्लोहेक्साइल ग्रुप और यहाँ पे क्लोराइड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पर क्या है, हेक्साइल ग्रुप है, यानी कि ये एक कोई भी अल्काइल की चेन है और ये है, ये यहाँ पर है हमारे पास बेंजीन। ओके, हम ये बात जानते हैं कि जो बेंजीन ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। जो भी ग्रुप यहाँ पे लगता है उससे अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवाएगा उसको ज़बरदस्ती, है ना। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG से डिनोट कर रही हूँ मैं। और हम जानते हैं जो भी आर ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, वो रिलीजिंग होता है, आर फॉर रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। कौन, ये अल्काइल की जो हेक्साइल की चेन है ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी, बट जो बेंजीन की रिंग है ये क्या करेगी, अपनी तरफ लेगी इलेक्ट्रॉन्स को। अब हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट में हम क्या करते हैं, जिस तरफ भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट रहता है उसकी तरफ हम क्या करते हैं, ये साइन बनाते हैं, एरो बनाते हैं, कट वाला एरो, है ना। सो अगर जैसा हमें एरो बनाना हो तो हम क्लोरीन की तरफ बनाएंगे, क्लोरीन की तरफ ये बनाया हमने कट, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप कौन है, बेंजीन भी है, तो ये भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी तरफ, है ना, तो ये भी अपनी तरफ थोड़ा सा लेगा। तो यहाँ पर ऊपर भी क्लोरीन ले रहा है, बेंजीन ले रहा है, तो यहाँ पर नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट यहाँ हो जाएगा 0 के इक्वल, क्योंकि जितना ऊपर ले रहा है वो फोर्स जितना ऊपर खींच रहा है वो इलेक्ट्रॉन को, उतना ही बेंजीन रिंग भी खींच रही है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्लोरीन है वो है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। बट यहाँ पर जो ये अल्काइल की चेन दिख रही है, हेक्साइल की चेन दिख रही है, वो भी क्या है, रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये भी क्या करेगी, ऊपर की तरफ ही डाइपोल मोमेंट शो करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो न्यू होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो भी होगा वो 0 से ज़्यादा होगा, क्योंकि सारा रिजल्टेंट कहाँ है, ऊपर की तरफ है, यानी कि ज़्यादा होगा, 0 तो नहीं होगा। यहाँ क्या हो रहा है, रिजल्टेंट कैंसिल आउट हो जा रहा है, जो भी फोर्स नेट डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। बट इस केस में क्या है, यहाँ पे जो रिंग है हेक्साइल की वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो वो ऊपर को इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगी और यहाँ पे क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगी और ऊपर की तरफ यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, तो दोनों के ऊपर हो गए, तो इसके लिए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट इक्वल टू 0। तो यही लिखा हुआ है, दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, यानी कि हम जिसे बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना। जब भी विड्रॉइंग नेचर आएगा तो हम लिखेंगे माइनस आई इफेक्ट। और फिनाइल ग्रुप, हम जानते हैं फिनाइल ग्रुप कैसा होता है, विड्रॉइंग होता है, अपनी तरफ लेता है। इन क्लोरोबेंजीन के केस में फिनाइल जो होता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, वाइल इन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, दिस साइक्लोहेक्साइल जो ग्रुप है वहाँ पे लगा हुआ है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, क्योंकि वो अल्काइल की चेन है, अल्काइल ग्रुप क्या करता है, रिलीज करता है, जिसकी वजह से कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं, ये प्लस आई इफेक्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी क्लोरीन में, और क्लोरीन में डाइपोल मोमेंट बढ़ने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, ये आप रीजन लिखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है प्राइमरी अल्काइल हलाइड यानी कि C4H9Br, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, हमें स्ट्रक्चरली नहीं बताया इन्होंने, तो इन्होंने बोला है इस कंपाउंड का नाम है A।
ओके। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का मतलब है जिस भी कार्बन से Br अटैच्ड होगा वो फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन चेन से अटैच होगा, है ना। यानी कि जो भी Br जिस भी कार्बन से बॉन्ड बना रहा होगा उसके बाद सिर्फ एक ही कार्बन की चेन होगी जिससे वो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, उसके बाद कैसा भी बॉन्ड होता है वो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये बात है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की। फिर उन्होंने बोला है जो ए कंपाउंड होता है वो किससे रिएक्ट करेगा, अल्कोहलिक KOH से, और कंपाउंड बी देगा। यानी कि अल्कोहलिक KOH हम जानते हैं कि ये कराता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि अल्फा पोजीशन जहाँ पर भी हमारा हैलाइड है वो निकालेगा, और जहाँ बीटा पोजीशन है वहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को निकालेगा और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करवाते हैं और डबल बॉन्ड लेके आते हैं, यानी कि एल्कीन बन जाता है। उसके बाद क्या है, बी इज रिएक्टेड विद HBr टू गिव C। तो जो बी है हमारे पास, जो भी कंपाउंड बी बनेगा, एल्कीन जो भी होगा, वो फिर HBr से रिएक्ट करेगा और कोई जो कंपाउंड बनेगा उसके बाद C कंपाउंड वो देगा, विच इज़ एन आइसोमर ऑफ A। और वो आइसोमर है, यानी कि इस वाले C में, जो ये C है इसके पास कितने कार्बन्स हैं, इसके पास भी C4H9Br है, क्योंकि उन्होंने कहा आइसोमर है। आइसोमर है इसका मतलब इसमें जो जितने भी मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो तो सेम होगा, बस स्ट्रक्चरली ये जो है अलग हो सकता है। व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड D। जब A जो है रिएक्ट करता है कंपाउंड सोडियम से तो वो कंपाउंड D देता है, जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला में गिवन है C8H18, ठीक है। जो C8H18 है, इन्होंने बोला है, ध्यान से देखिए इस लाइन को, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम। तो ये जो कंपाउंड है ये D वाला ये अलग है, जो कि हम जानते हैं जब सोडियम से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, कार्बन का नंबर डबल हो जाता है। तो A कंपाउंड जो है हमारे पास उसके पास 4 कार्बन हैं, ओके। C4H9Br है, तो अगर इसका डबल होगा तो ये बन जाएगा C8H18, है ना, क्योंकि Br जो होता है वो तो निकल जाता है NaBr के साथ हमारी वुड्स रिएक्शन में, ठीक है। ये वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, सोडियम मेटल से कब रिएक्ट होते हैं, जब वुड्स रिएक्शन होती है। तो ये C8H18 बनेगा जब ये A जो होगा सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा, बट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम। तो यहाँ पर एक बात कही गई है जो कि बहुत ज़्यादा मेन है। तो इन्होंने कहा है ये C8H18 जो है बहुत अलग है उस कंपाउंड से जब एक नॉर्मल ब्यूटाइल जो होता है, यानी कि ऐसा वाला, यहाँ देखिए सिंपल जो नॉर्मल चेन में हमारे पास रहेगा ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये जब करेगा वुड्स रिएक्शन यानी कि सोडियम से रिएक्ट करेगा और सिंपल एक नॉर्मल चेन का C8H18 देगा, पर उससे ये अलग है, कौन, D कंपाउंड। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किस में आ गया, A में। अगर वो N-ब्यूटाइल होता तो ये C8H18 ही देता, बट इन्होंने कहा कि ये जो है अलग है उस कंपाउंड से जब N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ये रिएक्ट करके सोडियम से रिएक्ट करके N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है सोडियम से रिएक्ट करेगा और तब ये कंपाउंड देगा। तो ये इन्होंने बोला है कि यहाँ पे ये बात हमें समझ में आई कि जो A वाला है वो क्या है, नॉर्मल तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने यही बोल दिया कि जो प्रोडक्ट बनेगा D वाला वो अलग है उससे जो बनना चाहिए N-ब्यूटाइल में, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इसमें A को पहचानना है कि A क्या है, अगर नॉर्मल नहीं है तो ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है। तो हमें उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता करना है और सारी रिएक्शन जो इन्होंने बोली है कि ये KOH से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम मेटल से रिएक्ट कर रहा है, तो ये सारी हमें क्या करनी है, दिखानी भी है, ओके। तो जब आप ये क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, तब आपको एक छोटा सा मैप टाइप का बना लेना है, ठीक है। तब आप कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। हमें शुरू में बोला इन्होंने कि जो हमारे पास C4H9 है, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बताया इन्होंने, सिर्फ इन्होंने बोला है इसका जो C4H9Br है हमारे पास, कोई मॉलिकुलर फॉर्मूला दे दिया इन्होंने, A कंपाउंड है ये। इसका हमने रिएक्शन करवाया किससे, अल्कोहलिक KOH से, ओके। अल्कोहलिक KOH से करने आने के बाद B कंपाउंड बना, ये बोला इन्होंने, और उसके बाद बोला इन्होंने कि हमने इसे किससे रिएक्ट करवाया, HBr से। तो वो उसने क्या दिया, C कंपाउंड दिया, जो कि क्या है, आइसोमर है, किसका, आइसोमर ऑफ A का आइसोमर है, यानी कि इसका फॉर्मूला कितना होगा, C4H9Br, इतना ही होगा। इतनी बात समझ में आई। फिर उन्होंने एक बात कही कि अगर ये जो A वाला है ये अगर रिएक्ट करता है किसी सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है, यानी कि वुड्स रिएक्शन करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, तब जब भी सोडियम मेटल का है तो आपको ड्राई ईथर खुद ही ऐड करके बताना होगा, क्योंकि ये सोडियम मेटल की रिएक्शन जो होगी वो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगी और तभी ये वुड्स रिएक्शन बनाएगा, यानी कि यहाँ पे वुड्स रिएक्शन हम करवाएंगे।
तो इन्होंने बोला कि जब ये ए जो है सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कोई डी कंपाउंड, और ये जो डी कंपाउंड इसका फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है C8H18, ठीक है। मगर ये जो C8H18 होता है वो होता है नॉर्मल जो ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनना चाहिए, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनना चाहिए क्या, जब हम उसका करवाएंगे वुड्स रिएक्शन तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से जैसा बनेगा, यानी कि नॉर्मल वाला 8 कार्बन का नॉर्मल सा एक हमारे पास बनेगा ऑक्टेन, तो वो बनना चाहिए, है ना। बट ऐसा नहीं है, इन्होंने बोला है कि नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से जो बनता है ऑक्टेन वो नहीं बन रहा है। ऑक्टेन तो नहीं बोला, बट हमें खुद एज्यूम करना है उस टाइम पे कि नॉर्मल ब्यूटाइल से तो ऑक्टेन बनता है, तो ये ऑक्टेन तो नहीं है, यानी कि ये कोई और कंपाउंड है। और इन्होंने क्या बोला, C4H9 क्या है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है इन्होंने बोला, और 1 डिग्री है तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड होना चाहिए था, बट ये नहीं है 1 डिग्री। तो अब ये क्या हो सकता है, अब आपको ये सोचना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये सोचना है, ये तो आपको बस माइंड मैप है कि आप ऐसे सोचेंगे, ओके। ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सिंपल आपको सोचना है ये दिमाग में, या फिर आप ड्रॉ करके भी, अगर आपको ईजी लग रहा है तो ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो इन्होंने बोला अब हमारे पास C4H9 के कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं 1 डिग्री में। इसका हो सकता है CH3 CH2 एक हो सकता है ये वाला, ठीक है, C4H9Br, ओके। ये हो सकता है एक 1 डिग्री, ये हो सकता है 1 डिग्री। तो ये तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से तो इन्होंने बोल दिया कि जो भी वुड्स रिएक्शन होगी उसका जो होगा वो C8H18 जो होना चाहिए वो नहीं है, इन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा 1 डिग्री बना के, CH3 CH2। अगर हम ये वाले CH2 की पोजीशन को यहाँ ले आए, तब यहाँ पर CH2 की पोजीशन को ले आए तो ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री बन जाएगा, है ना। अगर हम Br को यहाँ पे ले आए तो हमें क्या करना है, Br को ऐसी जगह लाना है जिससे कि 1 डिग्री बन जाए। अगर हम Br की पोजीशन यहाँ लगा दें तो इससे जो भी फर्दर अटैच है वो कितने कार्बन होंगे, 1 कार्बन होंगे, है ना। डायरेक्टली हम ये वाला बॉन्ड देखेंगे, ठीक है। फर्दर तो वो कितने भी कार्बन से हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो CH2O है अगर वो इस तरह पैटर्न में, इस पैटर्न में अगर लगा दें हम, तब भी तो ये क्या बनाएगा, 1 डिग्री बनाएगा। और इसके अलावा कोई हो सकता है 1 डिग्री, नहीं हो सकता है, यही होगा, बट इसको उल्टा पुल्टा करके बनाया जाएगा, बट ये वाला ही इसका स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम होगा आइसो, ठीक है। एक और बनेगा जो कि है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिर्फ यही वाला बन सकता है जो कि है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो आपकी यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो कंपाउंड ए है वो क्या है, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा कंपाउंड है, ए कंपाउंड है, ठीक है। अब हमें इसकी सारी रिएक्शंस करके दिखानी है, तो आप फटाफट दिखा दीजिए। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेंगे, यानी कि CH3 CH2 Br, और यहाँ पर क्या होगा, एक CH3 ग्रुप होगा। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराना है, एल्कोहलिक KOH के साथ कराना है, प्लस एल्कोहलिक KOH करवाना है हमें। और जब भी हम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, अल्फ़ा पोजीशन यानी कि जिससे Br अटैच है, और बीटा यानी कि जो उसके नेक्स्ट है उस पोजीशन से क्या होता है, यहाँ से तो Br और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, यानी कि HBr बना कर निकल जाता है, माइनस H, जो HBr है, मतलब H और Br निकल जाते हैं, HBr नहीं, H और Br निकल जाते हैं वो। उसके बाद क्या बना देता है ये स्ट्रक्चर, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब इन दोनों की जगह से एक एक बॉन्ड कम हो गया, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH3, है ना। अब ये जो H और Br हैं वो क्या करते हैं, ये वाला H इस HOH के साथ वाटर बनाएगा, ओके, वाटर, और ये Br के जो बच गया है उसके साथ बनाएगा KBr, ओके। तो ये बन गया हमारे पास पहला प्रोडक्ट। तो हमने ये रिएक्शन दिखाएंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन दिखाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारे पास एल्कीन बन गया है, क्या बना था हमारे पास एल्कीन, CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बना था। फिर उन्होंने बोला था इसका हमें रिएक्शन किसके साथ करवाना है, HBr के साथ करवाना है, ठीक है। सिंपल HBr बोला, पेरोक्साइड नहीं बोला है, तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है, ये मार्कोनिकोव है। और हम जानते हैं मार्कोनिकोव में क्या होता है, अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाया जाता है, यानी कि ये जो अमीर वाला कार्बन है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन्स हैं, इसको हम और हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि इसकी तरफ जब बॉन्ड तोड़ेंगे ये नेगेटिव होगा, तभी तो ये H पॉजिटिव इसके पास आएगा, और इसकी तरफ हम
हम क्या करवाते हैं, नेगेटिव पार्ट इसको दिलाते हैं, तो ये मार्कोनिकोव ऐसा करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे CH3 है, तो ये जो C वाला पार्ट होगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो इस C वाले के पास कौन आएगा, Br आएगा, और यहाँ पर कौन आएगा, CH2 के पास आएगा CH3 अभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आएगा। तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास आइसोमर ऑफ A, क्योंकि इसे बोला था हमने C कंपाउंड बन चुका है, और इसके पास भी 3 4, इसमें आपको गिनने भी चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन ठीक तो है ना, नहीं तो हम गलत रिएक्शन कर रहे होंगे। 6 और ये हो गए 9 इसमें है, और 4 इसमें कार्बन दिख रहा है, तो C4H9Br है ये, जो कि क्या है, आइसोमर है A का। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम सही जा रहे हैं इसका मतलब। इसके बाद इन्होंने बोला कि ये जो A कंपाउंड है, यानी कि हमारे पास आइसो, इस तरह भी बना सकते हैं, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है हमारे पास, इसका हमें रिएक्शन कराना है सोडियम मेटल से, सोडियम मेटल से कराना है, यानी कि हमें इसमें वुड्स रिएक्शन करानी है, तो एज इट इज़ इस रिएक्शन को यहाँ भी लिखना पड़ेगा हमें, यानी कि ये Br यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, और यहाँ पे CH3, ठीक है, CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे से हम निकाल देंगे Na और दो यहाँ पे होंगे Na के मोल्स, और दोनों NaBr को हम निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब देखिए CH3 CH, यहाँ पे होगा CH3, ये होगा CH2, यहाँ पे CH2 CH3 CH3, ये कंपाउंड बन जाएगा। इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, और इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3 3 6 हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये 15 16 17, और इसमें पूरे 18 कार्बन ये हो गए, 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, और एक ये हो गया 6, और ये हो गए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कार्बन इसमें पूरे हो गए, C8H18 हो गया। ठीक है, C8H18 बनाना था हमें, और जो कि C8H18 जो कि बनेगा अलग, जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हम करेंगे तो वो 8 कार्बन की एक चेन बना देगा। ठीक है, तो ये था उससे अलग, यानी कि हमने सारी रिएक्शंस को शो कर चुका है, और एक कंपाउंड हमने किसको आइडेंटिफाई किया था, इसको। ओके, इतना था इस वाले क्वेश्चन में, ऐसे करना है इस वाले क्वेश्चन को। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कंपाउंड A विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। अब कोई C4H9Br जो है उसे हमने ट्रीट किया एक्वस KOH सोल्यूशन से, यानी कि वही करना है हमें इसमें भी। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ A, यानी कि जो A कंपाउंड है उसका रेट डिपेंड करेगा कंसनट्रेशन ऑफ A में, यानी कि when another optically active isomer of this compound was treated with aqueous KOH, the rate of reaction was found to be dependent on concentration of compound and aqueous KOH both। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इन्होंने बोला है कि जो C4H9Br है इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे aqueous KOH के साथ, ठीक है, एक्वस KOH के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पर जो रेट होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, वो स्टेप होगा जब जो भी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A होगी उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये इन्होंने बोला। तब इसका मतलब समझिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसकी बात की जा रही, बार बार ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। तो हमने ऐसी कौन सी रिएक्शन की जहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव का जिक्र आया हो, है ना, तब आपको ये बात सोचनी है यहाँ पे इस वाले, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ऑफ दिस कंपाउंड वॉज ट्रीटेड विद एक्वस KOH, ऐसे ही कंपाउंड को हमने फिर एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवाया। द रेट ऑफ रिएक्शन वॉज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन कंसनट्रेशन ऑफ कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो ये कंपाउंड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और KOH की भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। पहला वाला सिर्फ कंपाउंड A की डिपेंडेंट था, बट दूसरा वाला जो भी इसका रेट आएगा वो किस पे डिपेंडेंट है, कंपाउंड के एज वेल एज एक्वस KOH के। ठीक है, हमने यहाँ पे रिएक्शन 2 करवाई हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 रिएक्शन करवाई है, बट कंपाउंड जो होगा वो अलग अलग होगा। ओके, जो कंपाउंड बनेगा वो अलग अलग होगा, जो करवाया है हमने रिएक्शन से वो एक ही से करवाया है। ओके, तो इसका मतलब है C4H9Br तो है वो दोनों के दोनों,
मगर उनका जो फॉर्मूला है वो अलग अलग है, इसीलिए वो अलग अलग दे रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन जो पहला वाला है वो कंपाउंड ए जो है वो सिर्फ इसका रेट सिर्फ कंपाउंड ए पे डिपेंड कर रहा है, पर जो दूसरा वाला है उसका रेट जो है कंपाउंड में भी कर रहा है और एक्वस KOH में भी कर रहा है। ये बात बोल रही है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बोथ ए एंड बी, ए और बी का दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताइए, और आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड्स विच विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स विद इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन। फिर इन्होंने बोला है कि इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन इनमें से कौन बनाता है। अब इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन हमने किस में बनाई थी, आप याद कीजिए जब हम कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, तो उसमें हमने देखा था कि पहले वाले में यानी कि SN1 वाले में हमने देखा था रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, यानी कि जैसा स्ट्रक्चर पहले था वैसा ही हमें बाद में मिलेगा, मगर जैसा स्ट्रक्चर पहले हो और बाद में उसका अपोजिट स्ट्रक्चर बने, है ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे बात SN1 और SN2 की हो रही है, ओके। तो अब हमें देखना है कि इसमें से जो कंपाउंड A है और कंपाउंड B है वो दोनों के दोनों, तो यहाँ पर हम B किसको बोल रहे हैं, जो हम यहाँ पे B अनदर बोल रहे हैं, अनदर जो भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस था वो B है जिसका हमने रिएक्शन करवाया है, बट दोनों का जो फॉर्मूला है C4H9 ही है, Br। तो C4H9Br को जैसे हमने रिएक्शन करवाया एक्वस KOH के साथ, ठीक है, एक्वस KOH के साथ हमने रिएक्शन करवाया, तो इन्होंने बोला कि ये जो इसका रेट है सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट डिपेंड कर रहा है ए में, जो भी ए कंपाउंड है, ये ए वाला कंपाउंड है, इसी पे डिपेंड कर रहा है, ए में कर रहा है सिर्फ। तो याद कीजिए जब हमने SN1 रिएक्शन किया था तो उसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था कौन सा था, फर्स्ट स्टेप था, जहाँ पर जो भी कंपाउंड है अगर जिसका भी हम करवाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाते हैं, तो जो भी कंपाउंड होता है, यानी कि जैसे अगर यहाँ पे ये है तो उस पर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि हमने याद ध्यान दीजिए हमने रेट भी लिखा था उसका, ठीक है। तो ये जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देगा, तो इसका मतलब जो कंपाउंड है जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, वो होती है SN1। और SN1 का हम जानते हैं कि SN1 में 3 डिग्री ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, तो SN1 है तो 3 डिग्री और SN2 है तो 1 डिग्री स्टेबल होता है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद है C4H9Br, बट ये क्या है, अलग कंपाउंड है, B कंपाउंड है, ओके। तो इसका जब हमने एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाया तो इन्होंने बोला कि जो इसका रेट था वो A में भी डिपेंड कर रहा था और ये जो एक्वस KOH है उसमें भी डिपेंड कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। और हम जानते हैं कि जो SN2 रिएक्शन है वो 1 स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में सब कुछ हो गया था, तो वहाँ पर जो रेट होगा अगर वो दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है तो यानी कि वो 1 स्टेप रिएक्शन होगी, एक ही में क्योंकि हो गया। यहाँ पर तो रेट जो था SN1 में सिर्फ A में डिपेंड कर रहा है, तो बची कौन सी, SN2 बच गई, तो SN2 रिएक्शन ये शो कर रहा है इसका मतलब। सो ये ज़्यादा स्टेबल कौन देता है, 1 डिग्री देता है, 1 डिग्री फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री मोर स्टेबल होती है, ओके। इतना हमें पता चल गया, तो यानी कि ये मोस्ट प्रोबेबली 1 डिग्री होगा और यहाँ पर ये मोस्ट प्रोबेबली 3 डिग्री होगा। तो हमें A और B का जो है स्ट्रक्चर हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो हम फिर लिखेंगे कि सिंस A इज अंडरगोइंग, क्योंकि हमें पता चल चुका है, अंडरगोइंग SN1 रिएक्शन, सो इट मस्ट बी, देयरफॉर इट मस्ट बी, इसे होना चाहिए, ऐसा हम लिखेंगे, इट मस्ट बी 3 डिग्री, क्योंकि अब 3 डिग्री स्टेबल होता है, इसीलिए हम क्या बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर 3 डिग्री बनाएंगे, CH3 CBr और यहाँ पर भी CH3 ये होगा 3 डिग्री, 4 कार्बन में तो यही बनेगा 3 डिग्री, ओके। तो ये होगा एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर किसका, इसका। यानी कि अगर हम 3 डिग्री की बात करें, इसमें अगर 3 डिग्री की बात करें तो फिर 1 डिग्री का भी क्या होगा, जो B वाला है उसका भी तो 1 डिग्री बनेगा। तो फिर इसमें भी सेम लाइन लिखेंगे हम, सिंस B इज अंडरगोइंग, कौन सी रिएक्शन कर रहा है ये, SN2 रिएक्शन। तो SN2 का हम जानते हैं कैसा होता है, देयरफॉर इट मस्ट बी 1 डिग्री, और 1 डिग्री के लिए हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH2 एंड देन Br, तो ये होगा 1 डिग्री का स्ट्रक्चर। तो वो था
3 डिग्री इसका नाम क्या होगा, टर्ट, 3 डिग्री है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और ये हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। समझ में आ रहा है आपको? तो यानी कि इससे हमें पता चला कि ये 1 डिग्री है और ये है, आइसोमर्स थे तो ये था 1 डिग्री और वो वाला था 3 डिग्री। तो हमें दोनों के स्ट्रक्चर्स पता चल गए इससे। अब इन्होंने बोली थी एक बात कि आउट ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स विच विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स विद इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। हम जानते हैं इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन कब बना था, जब SN2 रिएक्शन हुआ था। और SN2 रिएक्शन किसने की थी, SN2 रिएक्शन की थी हमारे, किसने, C4H9Br यानी कि बी वाले कंपाउंड ने, जिसने 1 डिग्री बनाया है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड है जो, उसने की है, तो वही करेगा। सेकंड आंसर जो है आपको देना है यहाँ। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, आप आंसर में लिखेंगे कि जो बी है, देयरफॉर बी इज अंडरगोइंग, क्योंकि बी वाला ही SN2 कर रहा है, जो SN2 करेगा वही ही इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है ना। तो कंपाउंड उल्टा हो गया था। सो बी इज अंडरगोइंग SN2 रिएक्शन। पहले हमें बताना पड़ेगा कि SN2 किसने की, बी इज अंडरगोइंग SN2 रिएक्शन, देयरफॉर जो भी जो प्रोडक्ट बनाएगा ये, द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। तो जो भी प्रोडक्ट बनाएगा किससे बनाएगा, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, इतनी बात ये थी। ऐसा अगर अब क्वेश्चन आता है आपको तो आपको ऐसे समझाना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपके पास कंपाउंड ए है और बी है, उनमें से कौन सा सिर्फ C4H9Br के साथ बना रहा है, यानी कि जो भी कंपाउंड है उसके साथ रेट डिटरमाइन कर रहा है, और कौन सा है कि जो एक्वस KOH के साथ साथ कंपाउंड के साथ साथ दोनों के साथ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स शो कर रहा है। ओके, तब आपको पता चल जाएगा कौन सा SN1 है, और जो भी SN1 होगा वो होगा 3 डिग्री, और जो होगा SN2 वो होगा 1 डिग्री। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।